साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारे जो भी गेस्ट और हो जुड़े हैं सभी को हमारे लॉयनेस क्लब ऑफ हावड़ा की तरफ से बहुत सबका स्वागत है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग गणेश वंदना से करते हैं, तो आज हम गणेश वंदना की शुरुआत करने के लिए हमारी ट्रेजरर मधु जी को आमंत्रित करते हैं। मधु जी। जी धन्यवाद कंचन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम। गणेश वंदना शुरू करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी। यह मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है कि मुझे आयुर्वेदाचार्य पीयूष जी द्विवेदी का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पीयूष जी बीए, एमएस, एमडी काया चिकित्सा से हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ रोगा विज्ञान, विकृति विज्ञान विभाग मेजर एसडीपीजी आयुर्वेदिक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आयुर्वेद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारतवर्ष के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी परीक्षक हैं। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल डॉक्टर हैं। पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से भी असाध्य रोगों के उपचार के लिए रोगी इनके पास आते हैं। 50,000 से ज्यादा पेशेंट ये 10 साल की अपनी प्रैक्टिस की छोटी सी अवधि में देख चुके हैं। आईपीएस ऑफिसर धर्मगुरु शंकराचार्य सीएम येदियुरप्पा को के ये नियमित कंसल्टेंसी देते हैं। इन्हें हिंद मोटर रत्न से नवाजा गया है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और वेस्ट बंगाल एक्यूप्रेशर संघ से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वर्कशॉप और सेमिनार के जरिए ये लोगों को हेल्दी लाइफ के बारे में शिक्षा देते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। आयुर्वेद जो कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कर जीने की एक कला है। पीयूष जी, हमारी लॉयनेस क्लब ऑफ हावड़ा आपका हृदय से स्वागत करती है। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है अभी मेरी? एकदम आ रही है आपकी आवाज। तो आप लोग की अनुमति हो तो शुरू करें? जी शुरू कीजिए। गणेश वंदना आपने कर लिया है शुभ शुरुआत के लिए और विघ्नों का नाश के लिए, ताकि सही तरीके से सही ज्ञान आप और देवियां ही आमंत्रित की हैं। ये देवियों के सम्मान में मेरी तरफ से एक वंदना है। मंगल मांगल्ये के गौरी नारी स्थिति विनाशानां शक्ति सनातनी गुणा नारायणी शरणागत दिनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। आप सभी देवियों आवाज पहुंच रही है? थोड़ी ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है ना? हाँ, थोड़ी आवाज वो हो रही है आपकी। आमंत्रित किया और एक जागरूकता के लिए ये मौका दिया। तो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा। और एक अनुरोध है कि इसमें कुछ लोग मेरे पर्सनली जानने वाले भी जुड़े हुए हैं, मैंने देखा।
उनको छोड़ के बाकी लोग से मेरा ये सवाल है, कोई भी एक जन अपने आप को बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए अपने आप को अनम्यूट करके एक जवाब दे देंगे। आपके हिसाब से आयुर्वेद क्या है? कृपा करिए कोई एक जन बता देंगे। जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। प्राकृतिक रूप। और कोई हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे जो प्रकृति में दिए गए हैं, प्रकृति ने दिया है, उन सभी की खोज किसी एक व्यक्ति ने तो जरूर की है, तो उनका एक सार निकाला, उनका एक उसका एक अलग रूप बनाया, और उसपे इन लोगों ने इतना गहन अध्ययन किया कि इनसे इनको पता चल जाता है कि ये जो दवाई है, जड़ी बूटी जो लकड़ी है, ये कितनी कितनी बीमारियों में, कितने कितने रोगों में काम आ सकती है। तो इसी पे ऊपर ही आयुर्वेदिक डॉक्टर बने। बहुत अच्छा। आज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, मॉडर्न जमाना है उस हिसाब से समझेंगे इसको। मैं इस पूरे वक्तव्य को कोशिश करूंगा 45 मिनट 50 मिनट के अंदर समाप्त करने का, ताकि आप लोगों की तरफ से प्रश्न हो पाए। जितने विविध रूप के प्रश्न होंगे और भी कुछ बातें निकल के आएंगी, क्योंकि एक साथ एक बार में बेसिक ही समझाया जा सकता है। स्पेसिफिक बातें आपकी तरफ से आएंगी तो ठीक रहेगा। इस पूरे वक्तव्य में हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहला भाग होगा जहां पे हम ये बेसिक समझेंगे कि है क्या आयुर्वेद, और अपने आप को कैसे समझ पाएंगे, बीमारियों को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि समझने पे समझ में आएगा कि ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही चीज सबके लिए लागू नहीं हो सकती, इसलिए पहले समझेंगे कि ये है क्या, ये विज्ञान क्या है और इसका बेसिक तत्व क्या है, हम क्या है, एक खुद को हम और सबको, इस पूरे प्रकृति को समझ पाएंगे इस थ्योरी से। और दूसरे भाग में हम कैसे फिट रहेंगे इस मामले पे। जैसी चर्चा हुई थी तो विषय हमारा था स्पेशली आयुर्वेद और महिलाओं के स्वास्थ्य, उससे जुड़ा हुआ बात था। तो पहले हम लोग समझ लें हमारे नजरिए से, आज नए आइडियाज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए आयुर्वेद को लेके आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद वही है, सनातन और शाश्वत, लेकिन इसके समझ में अब अंतर है, क्योंकि जागरूकता काफी बढ़ी है, लोग अवेयर है और पहले से ज्यादा जागरूक हैं, और सभी समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लायंस क्लब के सारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स जो भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज है, ये आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ, वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो कोई एक ऐसा नॉलेज, कोई एक ऐसा साइंटिफिक नॉलेज जो हमें सबसे बेहतरीन तरीके से जीना सिखाता हो, उस विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। मतलब कि हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो जहां से भी हमें जीवन को बेहतरीन करने का मौका मिलता है, वो सब आयुर्वेद में है। तो नजरिया कैसे बदलना है कि अगर ऐसा कोई सोचता है कि आयुर्वेद एक पैथी है, तो ये पैथी बिल्कुल नहीं है, वरना ये भी एलोपैथी, होम्योपैथी ऐसा कुछ होता। ये आयुर्वेद है, द नॉलेज ऑफ लाइफ, द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, सबसे बेहतरीन तरीके से जीने का तरीका स्वस्थ रह के। तो इस बात को दिमाग से निकालना है कि ये किसी भी तरह का पैथी है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इसको मानता है या नहीं मानता, क्योंकि जो नहीं मानता है उसे बिना माने हुए रह नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ब्रश करते हैं तो ये ब्रश करना भी आयुर्वेद है, क्योंकि किसी भी एलोपैथिक किताब में नहीं लिखा कि आपको ब्रश करना चाहिए सुबह, ये आयुर्वेद में लिखा है दंत धावन। तो अगर आप ब्रश करते हैं, भले आप आयुर्वेद को नहीं मानते, तो भी आप आयुर्वेद में ही है। अगर आप नहाते हैं रोज, तो भी आप आयुर्वेद में, क्योंकि ब्रश करने के बाद स्नान करना है, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी, अगर कुछ भोजन भी लेते हैं तो वो भी एक आयुर्वेद का तरीका है, आयुर्वेद का ही सिस्टम है। तो कोई भी इंसान आयुर्वेद से बाहर नहीं हो सकता, चाहे वो उसको माने या ना माने। जो नहीं मानता उनको और डेप्थ की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और समझाने वाला होना चाहिए। नो वन कैन बी आउटसाइड ऑफ आयुर्वेदा। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, आपके शरीर के अंदर और बाहर जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आयुर्वेद है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। एक है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, पहला नंबर उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा
कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, कैसे हम बीमार ही नहीं पड़े और एक स्वस्थ सुख वाला दीर्घायु लाइफ को प्राप्त करें। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है, प्रिवेंशन, अतुरस्य विकार प्रशमनंच। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ जाता है प्रारब्ध के वशीभूत या अपने गलतियों की वजह से इंद्रियाभिभूत होकर, तो उसका सही मायने में जड़ से उसका निदान और इलाज किया जाए। ये दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। देखिए, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की जो परिभाषा बोली गई है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, ये जो परिभाषा बोली गई है, कितना सुंदर परिभाषा है। और अभी WHO ने भी आयुर्वेद के ही स्वास्थ्य के परिभाषा को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो कितने अच्छे, कितने जोरदार हेरिटेज को आप बिलोंग करते हो, आपको गर्व करना चाहिए। क्योंकि आज तक जो भी थ्योरीज थे वो सब बदलते रहे, लेकिन आयुर्वेद की ये एक परिभाषा 5000 साल पुरानी है और आज उसको पूरे वर्ल्ड के जो हेडक्वार्टर है उसने भी अपना लिया। हिताहितम, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत् प्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। मतलब ऐसा विज्ञान जो आपके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, चाहे वो आहार के मामले में हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी विहार के मामले में हो, वो आपको जो ज्ञान देता है, जो इस ज्ञान के जरिए आपको ये बताता है कि समदोष समागनिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियार्थमना स्वस्थित भेदीयते। इस ज्ञान के जरिए जब हमारे शरीर में अग्नि बहुत अच्छी है, ना बहुत अग्नि ज्यादा है, ना बहुत अग्नि कम है, मतलब आप ठीक से पचा पाते हैं, ना ओवर डाइजेशन होता है, ना लेस डाइजेशन होता है, ना ही आपके शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सब बराबर हैं। समदोष समाग्निश्च, समधातु, जितने भी धातु हैं आपके, जैसे रस हुआ, रक्त हुआ, मांस हुआ, मेद हुआ, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो भी टिश्यूज हैं वो सब प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंडीशन में है, ना ज्यादा है ना कम है। समधातु मलक्रिया, और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे यूरिन का निकलना, स्टूल का निकलना, पसीने का निकलना, ये सब कुछ भी सही समान मात्रा में सही टाइम पे निकलते हैं। इसके साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिय अर्थ मन, इसके साथ जिसका इंद्रिय, जिसका मन, ये सब कुछ बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और जो सोशली भी बहुत एक्टिव है, ये अगर सारे क्राइटेरिया एक इंसान के अंदर हैं, तब उसको स्वस्थ माना जाता है। सिर्फ शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं है। सिर्फ मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो भी आप स्वस्थ नहीं है। और सिर्फ आप अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो भी आप स्वस्थ नहीं है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज देता है स्वस्थ का डेफिनेशन। गर्व करना चाहिए। नारी शक्ति, आप सभी नारी शक्तियां यहाँ बैठी हुई हैं। ये नारी शक्ति जो शब्द है, ये हिंदी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2018 में इसको इंक्लूड किया गया, इसको मान लिया गया, दर्जा दिया गया। लेकिन भारतवर्ष में ये 5000 साल पहली पुरानी परंपरा है, जहां पे शुरू से ही नारियों को शक्ति कहा गया है, देवी कहा गया है। वो लोग मूढ़ हैं जो अज्ञानता के वशीभूत होकर हमेशा ये कहते हैं कि इस देश में नारियों को उतना महत्व नहीं दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं है, वो अज्ञानता के बस बोलते हैं। एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, वेद है, जहां पे शुरू से ही नारियों को शक्ति और देवी कहा गया है और मां के रूप में पूजा गया है। और ये जो स्वास्थ्य को लेकर परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं आज, ये आयुर्वेद के थ्रू, ये आयुर्वेद भी एक वेद का उपवेद है, और उस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो सोचिए कितना महानतम कल्चर है इस सनातन धर्म का, जिसमें धर्म का एक मेन अंग बनाया गया स्वास्थ्य को, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो धर्म का एक प्रधान अंग है स्वास्थ्य, ये कहीं नहीं मिल सकता। तो प्राचीन काल से ही जो कॉन्सेप्ट दिया गया, अगर हम लोग हेल्थ के सिलसिले में बात करें, तो बोला गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो दो तत्व हैं, वो एक है पुरुष और एक है प्रकृति, शिव और शक्ति। पुरुष शिव को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रकृति शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। वही हमारे में जो लिंग भेद है, मेल और फीमेल वाला। लेकिन हर मेल में मेल भी है और फीमेल भी है, उसी तरीके से हर फीमेल में मेल भी है, फीमेल भी है। कैसे है वो साइंटिफिकली हम लोग समझेंगे, क्योंकि पुरानी भाषाएं, हिंदी भाषा बहुत कम लोगों को असर डालता है,
थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज हो, अंग्रेजी हो तो लोगों को ज्यादा समझ में आ जाता है, इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो ये जो शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है वो सब में है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग इंडिविजुअलिटी की बात करें तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति को शुरू से ही बोला गया कि प्रकृति सृष्टि करता है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति रूप सनातनी। तो किसी भी चीज को क्रिएट करने में, किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट करने में, किसी भी चीज को रंग देने में, किसी भी चीज को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, किसी भी चीज को लीड करने में, इन सब में अगर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है शक्ति का। इसीलिए गृहिणी शब्द बना था। गृहणा शब्द नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है गृहिणी, जो ये सब मेंटेन कर सकती है, जो सब कुछ बैलेंस कर सकती है, चाहे भीतर भी चाहे बाहर भी। तो ये प्रकृति एक चीज तो इंडिकेट करती है, और वो ये है कि प्रकृति को हमेशा एक्टिव होना पड़ेगा। शिव भले ही ध्यान में इनर्ट रह सकते हैं, उनके पास वो पावर है, लेकिन वो इनर्ट है, उनके पास वो एक्शन नहीं है। जब तक शक्ति उनके संग ऐड नहीं होती है वो एक्शन में नहीं आ सकते। तो एक्शन जो है, एक्टिविटी जो है, ये प्रकृति है। इसीलिए फीमेल को हमेशा एक्टिव और मैरिक्यूरियल और एक्शन में होना चाहिए। अगर फीमेल प्रकृति है और उसको हमेशा एक्शन में रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्वास्थ्य, वंडरफुल हेल्थ। सबसे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, और इस स्वास्थ्य को पाने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। दवा की जरूरत तब है जब हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हम अवेयर नहीं है, हम जागरूक नहीं है। और इसके लिए शुरू से ही हमारे वेदों में, आयुर्वेद में, ग्रंथों में कैसे स्त्रियों का, कैसे महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रह पाए, इस पे बहुत जोर दिया गया, और बहुत सारे नियम और तरीके और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए। अफसोस की बात यह है कि आज के जमाने में उन चीजों को एक तरफ कर दिया गया, और सिर्फ हम उन चीजों पर डिपेंड हो गए जो बाहर से सप्लीमेंट्स के रूप में आते हैं, या फिर पहले हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर इलाज के लिए भागते हैं यहाँ वहां। तो उद्देश्य जो था आयुर्वेद का कि पहले बीमार नहीं पड़ेंगे, सीखें, इसके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे उत्कृष्ट स्वास्थ्य ही प्रकृति को, प्रकृति का सही संज्ञा दे सकता है। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जब बेसिक सीख रहे हैं तो ये समझेंगे, क्योंकि बिना बेसिक समझे हम लोग नहीं समझ सकते बातों को, आगे की बातों को। तो सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सर्वम द्रव्यम पंचमहाभौतिकम, इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ये सब कुछ पंच महाभूत से बने हुए हैं। पंच महाभूत क्या क्या है आप में सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जो हैं, इसी से मिलके हम सब बने हैं। चाहे हमारा शारीरिक बनावट हो, हमारे अंदर की संरचना हो, या बाहर का कोई चीज हो। तो जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड तत्व हैं, जो भी बह रहे हैं, जो लिक्विड फ्लो में है, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो ब्लड हो, ये सब जल तत्व के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। जितने भी हमारे डाइजेशन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो रूपांतरण करता है, जो आपको छोटे से बड़ा किया, जो एक आहार को कन्वर्ट करके एनर्जी में चेंज कर दिया, ये जो चेंज लाता है, ये अग्नि लाती है। जैसे ये एक पेन है, इसका जो सॉलिड रूप है ये पृथ्वी है, लेकिन इस सॉलिड रूप में लाने के लिए इसमें अग्नि दी गई थी, ताकि ये मेल्ट हुआ, फिर इसको एक शेप में लाया गया। ये जो रूपांतरण हुआ, ये अग्नि की वजह से हुआ, वो मेल्ट हुआ तो जल तत्व आया इसमें। और जहां कहीं भी कोई चीज है, उसमें एक मॉलिक्यूलर स्पेस है, हर जगह एक स्पेस है, छोटा या बड़ा, जो एक आंखों से दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता है। वो सारे स्पेस जो है वो आकाश तत्व है, और जहां भी आकाश तत्व है, जहां भी खाली स्पेस है, वहां पे वायु होगा ही। तो ये भी पंच महाभूत से बना है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जितने भी ट्यूब्स हैं, इसोफेगस है, यूट्रस है, या इंटेस्टाइन्स है, जो भी है, ये सारे स्रोत, अंतर स्रोत, बहिर स्रोत, नाक के 2 स्रोत हैं, मुंह के स्रोत हैं, कान के स्रोत हैं, एनस है, ये सब कुछ जो स्रोताज हैं, जो चैनल्स हैं, ये सब आकाश तत्व है, जिसमें स्पेस है, और इसमें बहने वाला जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब वायु की वजह से हो रहा है। तो ये वायु तत्व है। हम समझ पाए इससे कि ये 5 महाभूत से ही हम भी बने हैं और पूरा ब्रह्मांड भी बना है। इसी 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में है। अगर आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं आज के जमाने में, तो देखते हैं कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, मिनरल्स है, कॉपर है, निकेल है, आपके बॉडी में है।
वही अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें भी वही है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कुछ भी आप एक आहार उठा लीजिए, उसमें भी माइन्यूट मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, सब एक ही चीज से बने हैं। किसी में किसी तत्व की प्रधानता ज्यादा है, किसी तत्व की प्रधानता कम है, इतना ही अंतर है। किसी एक चीज में हो सकता है पृथ्वी ज्यादा है, जल कम है, अग्नि कम है, किसी में जल ज्यादा है, पृथ्वी कम है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट है पांचों उसी पांच के अलग अलग रेशियो के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम सब बने हुए हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें कंप्लीट हुई होंगी, समझ में आया होगा। अब आयुर्वेद में एक विशेष चीज था, वो है दोषाज, त्रिदोष, वायु, पित्त और कफ। ये एक फॉर्मूला निकाला गया कि इस पांच जो तत्व थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सबको एक छोटे से फॉर्मूले में लाया गया, उसको बोला गया वायु, पित्त और कफ। तो जो कफ है वो पृथ्वी और जल से मिलके बना है। तो दो चीज हमें समझ में आया कि सबसे भारी तत्व है कफ, पृथ्वी सबसे भारी, जल उसके बाद की भारी, तो कफ जो है वो भारी है। तो इतना हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो भी भारी है, शेप दे रहा है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, जो एक लार्जनेस है, जो हेवीनेस है, वो कफ है, जिसमें एक चिपचिपापन होगा, ये कफ है। जो पित्त है वो अग्नि तत्व से और जल तत्व से मिलकर बना है, जैसे गर्म पानी, ठीक है, ये बना है पित्त, अग्नि और जल के तत्वों से मिलकर। तो जितने भी हमारे शरीर में इंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब पित्त से बने हैं, पित्त का है रिप्रेजेंटेशन, डाइजेस्टिफायर, ये सब पित्त है। और जो वायु तत्व है वो आकाश और वायु दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, वायु इसलिए सबसे लाइटेस्ट है। तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ये वायु है। थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इसको, तो कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे और दूसरों को पहचानेंगे, किसी आहार को पहचानेंगे, किसी सीजन को पहचानेंगे, किसी ऋतु को पहचानेंगे, किसी मौसम को समझेंगे, ये कैसे समझेंगे? तो आयुर्वेद ये कहता है, एक शब्द आती है प्रकृति, ये प्रकृति जो है वो नेचर वाली प्रकृति है, द इंडिविजुअलिटी। तो हम सब इस वायु, पित्त, कफ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, किसी एक दोष की प्रधानता होती है हमारे शरीर में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, कफ सबसे भारी एलिमेंट है, पित्त जो एक चेंजेस लाता है, हीट है उसके अंदर क्योंकि अग्नि तत्व है, और वायु जो है वो सबसे हल्की है, सबसे हल्की फुल्की है, मूवमेंट है उसमें, चंचलता है उसमें। तो अगर एक प्रकृति के तौर पे अगर हम समझेंगे, पहले इंसानों पे आते हैं, फिर हम नेचर को समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बाकी अभी इस वार्तालाप के बाद आप लोग अपने घरों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने बाहर सराउंडिंग्स में पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को, आहार को, इन सब को जज कीजिएगा कि कौन कफ है, कौन पित्त है, कौन वायु है। तो जो भी आदमी बहुत लंबा चौड़ा रहता है, कम भी खाए फिर भी उसका बॉडी हेल्थ बहुत अच्छा बना हुआ रहता है, व्हाइटिश फेयर होता है, आंखें थोड़ी सौम्य बड़ी बड़ी होती हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, तो थोड़ा धीर है, शांत है, कम बोलता है, जीवन में बहुत सारे दोस्त नहीं होते, बट जो होते हैं लंबे समय के लिए चलते हैं, ये सब कफ के द्योतक हैं। धीर, वीर, गंभीर, बड़ा, स्थायी, तो ये कफ का द्योतक है। तो इस तरह के किसी आदमी को या पुरुष को या स्त्री को देख के आप समझ सकते हैं ये कफ की प्रकृति है, ये कफ की प्रकृति वाले इंसान हैं। पित्त वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत लंबे चौड़े होंगे, ना वो बहुत दुबले पतले होंगे, मीडियम साइज के होंगे, ना बहुत व्हाइटिश फेयर होंगे, ना वो ब्राउनिश होंगे, येलोइश फेयर होंगे। आंखें थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो सकती हैं, मीडियम साइज की आंखें होंगी, हेयर थोड़े से कम होंगे, बट बहुत कम नहीं होंगे, इस तरीके का होगा। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, प्रखर बुद्धि होगी, तुरंत समझ जाएंगे, थोड़ा ईगो होगा, प्रेस्टीज होगा, तुरंत गुस्सा आ सकता है उनको बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे फिर जाके बाद में शांत होता है। कफ वाले लोगों में गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत रेयर आता है, बट आ जाता तो फिर वो नहीं मानते। तो थोड़े डल होते हैं, बट कंसिस्टेंट होते हैं, धीरे धीरे आगे करके मूव करने वाले होते हैं। वायु वाले जो लोग होते हैं वो बहुत, कितने भी खिला लो, वो दुबले पतले ही होंगे, थोड़े से स्किनी मिनी टीनी काइंड ऑफ, उनके हड्डियां, नसें थोड़ी दिखती हुई होंगी, हल्के से ब्राउनिश कलर के होंगे वो लोग, थोड़े से आंखें थोड़ी छोटी छोटी होंगी, आई बॉल हमेशा मूव करते रहेंगे, थोड़े चंचल स्वभाव के होंगे, रोज उनके लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बनते होंगे, रोज वो टूटते होंगे। अभी जैसे बच्चों को ले अगर, तो वो बच्चे, वायु वाले बच्चे अभी
इतिहास पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद भूगोल पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद गणित पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। पित्त वाले लोग कुछ देर के लिए पढ़ने बैठेंगे, बट एक बार में जो पढ़ लिए वो घुस गया उनके दिमाग में। बहुत देर तक नहीं बैठेंगे, लेकिन बट जो बैठेंगे उनको वो होता जाएगा, दिमाग में आता जाएगा। कफ वाले लोग दिन भर लेके बैठे रह सकते हैं, दिन भर बुक लेके बैठे रह सकते हैं, बट गया थोड़ा सा ही, बट जो गया वो निकलेगा नहीं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वायु, पित्त और कफ की प्रकृति को जज कर सकते हैं। इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज भी है। आप अपने बच्चों को डिसाइड कर सकते हैं, ये बच्चा इस प्रकृति का है तो किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा होगा इसका। तो क्लास 10 के बाद आप उसका सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जनरली जो पित्त वाले लोग होते हैं वो कॉमर्स और साइंस ले तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ सके होंगे अभी तक आप लोग। जो लोग वायु वाले बच्चे हैं उनके लिए जहाँ पे एक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, एंटरटेनमेंट हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कफ वाले बच्चे हैं उनके लिए इतिहास भूगोल ज्यादा अच्छा है, आर्ट्स वार्ट्स ज्यादा अच्छा है उनके लिए। अपने ऑफिसेज में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे स्टाफ को अकाउंटेंट के पोस्ट पे मत बैठा दीजिए, चुपचाप खाली हिसाब लगाता रहे, अगर वो वायु वाला होगा तो, क्योंकि या तो हिसाब गड़बड़ कर देगा या बैठे नहीं रह पाएगा, वो बेचैन रहेगा। तो वायु वाले, प्रकृति वाले लोगों को आप मार्केटिंग में लगा दो, यहाँ वहां जाके कनेक्टिविटी करने के लिए, यहाँ जाना वहां जाना, दिस इज बेस्ट। कोई बड़ा बिजनेस डील करना है, पित्त वाले लोग को अपॉइंट करके रखिए, वो जाके अच्छे से स्मार्टली उस डील को निकाल के आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ चुपचाप बैठना है, शांत से, ईमानदारी से, एकदम आपका ऑनेस्ट वफादार बन के रहेगा, वो कफ वाले लोग हैं, ऐसा जॉब उनको दीजिए। तो हर जगह आप इस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इस नॉलेज को व्यापक करने के लिए हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो देखेंगे जैसे मान लीजिए कि पेट एनिमल्स जो हैं, जैसे मान लीजिए छोटे बकरियां जो हैं, ये जो बकरियां होती हैं बहुत दुबली पतली होंगी, आवाज बहुत पतला सा होगा, दूध उनका बहुत हल्का होता है। तो ये लोग वायु प्रकृति के होते हैं। तो जिन लोगों को दूध नहीं पचता, जो लोग बहुत मोटे हैं और दूध चाहिए ताकत के लिए, वो बकरी का दूध बेस्ट रहेगा उनके लिए, ताकत भी आ जाएगी और वेट भी नहीं बढ़ाएगा, हल्का होता है, सुपाच्य होता है। गाय का दूध देखिए, ना बहुत गाय बड़ी होती है, ना बहुत छोटी होती है। ठीक है, दूध ना बहुत भारी होता है, ना बहुत हल्का होता है। तो ये पित्त है। तो जिनको मेधा, स्मृति, बुद्धि ये सब चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए, बैठ के काम करना है, उन लोगों के लिए गाय का दूध सबसे अच्छा है। तो अब उससे ऊपर जाएंगे तो एक और उनकी प्रजाति है भैंस। तो वो देखिएगा पानी वानी ज्यादा पसंद करती है, चुपचाप बैठी रहती है, खाली मुंह चलाएगी, खाएगी। ठीक है, दूध बहुत भारी होता है, तो ये कफ है। तो ये कफ वाला दूध उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारी है। जिनको अपना बॉडी बिल्डिंग करना है, जो पहलवान है, उनके लिए अच्छा है, या मसल्स जिनको बनाने हैं उनके लिए अच्छा है। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद लाएगा, क्योंकि भारी है तो नींद लाता है, तो उनके लिए अच्छा है। बट मैंने देखा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब पेशेंट के तौर पे आते हैं तो बोलते हैं क्या किसका दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध आता है हमारे खटाल से। तो आप जज कीजिए कि आपका पेशा क्या है, आपका काम क्या है, आपका शरीर कैसा, आपकी प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से आप दूध का सिलेक्शन कीजिए। तो होपफुली आप लोग सब समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि मैं ना किसी को देख पा रहा हूँ और ना ये समझ पा रहा हूँ कि किसी को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आदत है पढ़ाने का, तो सामने सबको देखता रहता था किसी न किसी को कि सबका रिएक्शन क्या हो रहा है। एनीवेज, बस मैं होप कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जंगलों में चलिए, तो जंगलों में देखेंगे एक छोटी मोटी एक हिरण होती है, जिसका पैर बहुत दुबला पतला होगा, टेढ़ी-मेढ़ी होकर भागेगी, हमेशा घबराई हुई सी आंखें यहाँ वहां मूव करते रहेगी, तिरछी होकर भागती है। वायु, वायु है। थोड़ा और अंदर जाइए जंगल के, तो एक आपको शेर मिलेगा, बाघ मिलेगा, जो ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, ब्राउनिश आइज होते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी होता है, प्लानिंग करेगा, उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा और अटैक करेगा सीधे। ठीक है, खूंखार होता है, थोड़ा सा प्रेस्टीज ईगो लेके बैठा रहता है, तो वो पित्त है। और एक हमारा प्यारा सा हाथी, ठीक है, जो शांत स्वभाव का, चुपचाप रहने वाला, अपने फैमिली को लेके चलने वाला। ठीक है, और फैमिली को लेके चलने वाला, अटैचमेंट वाला, उसकी मेमोरी बहुत होती है, अपने मतलब अपने सारे सबको लेके चलता है, बेचारा शांत, उसको छेड़ो नहीं तो वो पर नहीं करने वाला, लेकिन अगर छिड़ गया वो तो छोड़ेगा भी नहीं आपको वो। तो ये है कफ। ठीक है, भारी भरकम, बहुत लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो कफ है। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये हर चीज में, एक बड़ा सा तरबूज कफ है, बीच की नाशपाती पित्त है, एक छोटा सा खीरा वायु है, समझ में आ रहा है। एक बहुत बड़ा कमल का फूल कफ है, गुलाब का फूल पित्त है, छोटा सा जस्मीन वायु है, समझ में आ रहा है। बड़ा सा आम कफ है, बीच वाला लंगड़ा आम पित्त है, छोटी सी आम वायु है, समझ में आया। इस सीजन्स को देखिए, ये ठंड का सीजन कफ है, गर्मी का सीजन पित्त है, बारिश वायु है। ठीक है, तो ये हर सीजन को आप समझ सकते हैं, इस दुनिया में हर चीज को समझ सकते हैं, वायु पित्त कफ पे आ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वायु पित्त कफ के बाहर है, इसीलिए कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो इस आयुर्वेद के बाहर है। तो यहां तक हम लोग समझ लिए होंगे।
क्योंकि हमारा विशेष टॉपिक है डेडिकेटेड टू द मदर्स, माँ, तो महिलाओं में अगर हम लोग आते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, तो अगर अभी आप सब डॉक्टर हैं, ये समझना, सबके सब डॉक्टर्स हैं, सबके सब वैद्य हैं, सबके सब आयुर्वेदाचार्य हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल एंड एवरीवन हैज द राइट टू नो द नॉलेज, टू गेट द नॉलेज, टू कीप देम हेल्दी एंड हैप्पी। भगवान ना करे आपको कभी किसी डॉक्टर की जरूरत पड़े, अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं, रियली जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एजिंग की वजह से, अपना अपने प्रारब्ध की वजह से किसी को जाना है, कभी डरना नहीं चाहिए इन बातों से, क्योंकि सनातन धर्म का एक उसूल हमेशा याद रखिएगा आप लोग, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हमारा मर्सिडीज कार, ना हमारा बंगलो, ना हमारा बिजनेस, ना हमारा ये सौंदर्य रूप, और ना ही हमारा रिश्ते नाते, और ना ही हम। तो फिर डरना किस चीज का, जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो कुछ है जो शायद सनातन है, उसको पाने की चेष्टा करें, तो फिर डरना नहीं चाहिए। लेकिन जब तक हम हैं, इतने सही सुचारू ढंग से अपने जीवन को चलाएं, ताकि हमें उन चीजों की जरूरत नहीं पड़े जहां पे हम किसी और का पे डिपेंडेंट हो जाएं। और इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, सबसे जरूरी है जागरूकता। कैसे हम ठीक रहेंगे, कैसे हम एनर्जेटिक रहेंगे इन ऑल एस्पेक्ट। हमें तीनों चीज को लेकर चलना है जीवन में, कर्मयोग को भी लेकर चलना है, भक्ति योग को भी लेकर चलना है, और ज्ञान योग को भी लेकर चलना है। ये ज्ञान चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इस ज्ञान के जरिए हम अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, हमें रास्ता दिखता है, और उसी रास्ते पे हम जब चलते हैं भक्ति के साथ, प्यार के साथ, सबको प्यार करते हुए, यही भक्ति है। जब मैं अपने आप को आप में देखने लगूंगा, तो अपने आप प्यार आएगा। तो ये जब प्यार आएगा ना, यही भक्ति है। जब हम आप में भी ईश्वर को देखते हैं, यही भक्ति है। इस भक्ति के साथ, इस प्रेम के साथ जब चलने लगेंगे, तब हमारा हर कर्म कर्म योग बन जाएगा। हर कर्म को हम परमार्थ के लिए सोचने लगेंगे, और जिस दिन परमार्थ के लिए करने लगेंगे और सोचने लगेंगे ना, अपना तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों रूपों में एक स्वच्छंद चिड़िया के तौर से उड़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से, निश्चल भाव से, एक स्वच्छंद आकाश में। क्योंकि उस चिड़िया का दो पंख जो है, एक पंख जो है वो भक्ति है, एक पंख जो है वो कर्म है, लेकिन जो उसका पूंछ है, पतवार, वो ज्ञान है। और इन दोनों के बीच में वो बैलेंस लाने वाला पतवार है। तो इन तीनों को लेके अगर हम चलेंगे, तभी उस बैलेंस से हम लोग आकाश में उड़ सकते हैं स्वच्छंद होके, जो हर नारी का अधिकार है। तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें करेंगे, तो अब आप सब कोई समझेंगे, याद रखिएगा, आप सब कोई डॉक्टर्स हो अभी, राइट नाउ, राइट हियर। तो हमारे गायनी सिस्टम में क्या है जो अलग है, विशेष है, वो है हमारा यूटेरस। ठीक है, ये जो यूटेरस एक पूरा स्ट्रक्चर है यूटेरस का, ये एक सॉलिड जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कफ। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के भीतर कुछ स्पेस है ना, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे वायु। जहां भी स्पेस है वहां पे वायु रहेगी, वो वायु है। और जो इस यूटेरस के अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से एग्स बनते हैं, एग्स निकलते हैं, जिस वजह से पीरियड्स आते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं वो कुछ केमिकल के वशीभूत होते हैं। ये केमिकल्स हैं पित्त। तो हम लोग समझ गए आज कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कफ, जो हार्मोन्स हैं वो है पित्त, और जो उसके अंदर स्पेस है जहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो वायु है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या कैसे काम करता है, क्या है एक्चुअली। तो हमारा जो यूटेरस है, ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर, ये कफ है। तो इसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है तो वो कफ की है। जैसे मान लीजिए उस हमारा यूटेरस मोटा हो गया, और मोटा हो गया, अंग्रेजी में आप लोग यूएसजी कराएंगे तो देखते होंगे बल्कि यूटेरस या एंडोमेट्रियल थिकनेस इज एनलार्ज। ये क्या हुआ, वहां पे आपका कफ और बढ़ गया, कफ और बढ़ गया, इसलिए वहां पे वो मोटा हो गया। जैसे फाइब्रॉइड, एक ट्यूमर, एक गांठ बन गई, वो क्या हुआ, कफ और बढ़ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूटेरस का रिपोर्ट कराएं और नॉर्मल रिपोर्ट आया है, कुछ नहीं आया, लेकिन हेवी ब्लीडिंग हो रही है, क्यों, वहां पे गर्मी बढ़ गई है, तो वो पित्त है। अगर हमारे में 7 धातु है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, बट फिर भी मैं जानता हूं सब यहाँ पे इंटेलिजेंट बैठे हैं, इसलिए एक अधिकार बोध कर रहा हूं कि आप समझ जाओगे, कॉन्फिडेंस है मेरा। धातु होता है, 7 धातुएं होती है जिससे हम बने हुए हैं। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र या आर्तव धातु।
ठीक है। जो हम खाते हैं, खाने के बाद जो पहला पोषक तत्व बनता है जिससे हम ऐसे बने हैं, जैसे आज हम ऐसे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ये रस धातु है, ठीक है, जिसको मॉडर्न साइंस में आप प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रस धातु है। रस धातु से रक्त धातु बनता है, ठीक है। रक्त धातु मतलब जो ब्लड है, हमारा ब्लड पिक्चर है, आरबीसी, जो भी कुछ उसमें आता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, सब रक्त धातु है। मांस धातु है, तो जो मसल्स हैं वो हमारे मांस धातु है। मेद, मेद माने फैट, फैट हमारा मेद धातु है। अस्थि माने बोन्स, मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, उसके अंदर जो होता है। और शुक्र है, शुक्र मतलब मेल में शुक्र स्पर्म है, और फीमेल में आता मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवम एंड एग्स एंड वो जो कुछ भी होता है वो सब उसमें आता है। तो अगर इसको भी हम लोग वायु पित्त कफ के नजर से देखें तो रक्त धातु जो होता है वो भारी भरकम होता है, ठंडा होता है, ये कफ है। रक्त धातु जो होता है वो गर्म होता है, ये पित्त है। मांस धातु जो होता है वो भी गर्म होता है, वो पित्त है। मेद धातु जो होता है वो भारी भरकम होता है, ठंडा होता है, वो कफ है। अस्थि धातु सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर अस्थि धातु, तो वो पृथ्वी है। मज्जा धातु उसमें बहुत सारे स्पेस गुजरते हैं और कंडक्शन भी। मेल में वो कफ है और आर्तव जो है वो फीमेल में वो पित्त है, ठीक है। तो ये हम लोग समझिए, हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे आई के मूवमेंट जो हो रहे हैं, ये सब जो संवेदनाओं को हम लोग रिसीव करते हैं, सब वायु है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं, आप जिस इंटेलिजेंसी के थ्रू समझ रहे हैं इस बात को, वो पित्त है। और जिस जो एनालिसिस कर रहे हैं वो पित्त है, लेकिन जिसके जरिए आप मेरी बातों को रिसीव कर रहे हो अपने अंदर, वो वायु है। वायु उसको कैरी करके आपके अंदर ले जा रहा है। और आपका साधक पित्त माने पित्त उसको एनालिसिस करा रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लॉजिकल बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, ये पित्त करा रहा है आपके साधक पित्त। और आपको जो अच्छा लगा उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया, जिंदगी में नहीं निकलेगा, वो कफ का काम है। यहाँ पे जो कफ होता है उसका नाम है तर्पक कफ, यहाँ पे जो पित्त होता है उसका नाम है साधक पित्त, और जो यहाँ पे वायु होती है उसका नाम है प्राण वायु, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो हमारा जो ये यूट्रस था, इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ग्रोथ होता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गया, बल्की हो गया यूट्रस, फाइब्रॉइड आया माने कफ बढ़ गया, ठीक है। जो अगर कोई हार्मोनल रिपोर्ट कराए, कुछ सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब हीट बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, इसका मतलब, ठीक है। अगर पीरियड हो रहा है, पेन बहुत होता है, यूएसजी का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बट पेन बहुत होता है, डिस्मेनोरिया जो कहते हैं, इसका मतलब वायु बहुत बिगड़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस टाइम पे, हेडेक हो जाता है उस टाइम पे, मतलब वायु बढ़ा हुआ है बहुत, ठीक है। तो ये वायु पित्त कफ के इस तरीके से प्रॉब्लम्स में आते रहते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा और डीप जाए तो हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है आयुर्वेद में, और वो कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारा आर्तव है ना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये रस धातु का उपधातु है। मतलब हमारा रस धातु जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा उसका उपधातु होगा, ठीक है। तो ये जो आर्तव है, क्योंकि उसका उपधातु है, इसलिए अगर हमारा रस धातु बहुत अच्छा है तो हमारा मेंस्ट्रुअल क्वालिटी, मेंस्ट्रुअल सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। मैं इस पे कैसे रखेंगे अच्छा, इसको बाद में समझाएंगे, बट रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर देखें, जो ब्लीडिंग साइकिल होता है, तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो जब जिस दौरान ब्लीडिंग हो रही होती है उस समय ब्लड निकलता है, तो वो पित्त है, और निकल रहा है, ये जो मूवमेंट है ये वायु है। इसीलिए ब्लीडिंग वाला जो फेज है हमारा, वो पित्त और वायु के मिश्रण से बना है। जो हमारा उसके बाद जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो हमारे यूट्रस में एक रिपेयरिंग का काम चलता है। रिपेयरिंग का काम चलता है तकरीबन 5-7 दिन तक, 8 दिन तक ये रिपेयरिंग चलता रहता है। उससे यूट्रस फिर से प्रोलिफरेट होता है, रीजनरेट होता है। ये जो रीजनरेशन है, फिर से बन रहा है, ये कफ का काम है। तो वो जो फेज है वो कफ का है। जिस दिन हमारा एग निकलता है 14वें दिन, ठीक है, ये 14वां दिन जिस दिन एग निकलेगा उस दिन एक केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए पित्त है, और निकल रहा है इसलिए वायु है। तो फिर से पित्त और वायु आया। और उसके बाद का फेज जो है, जहां पे फिर फ्लो बनेगा, रेडी होगा तैयार होने के लिए, क्षय होगा, सब टूटेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे और 28वें दिन बाहर निकल जाएंगे, ये वायु का फेज है। ये इसलिए समझाया आपको ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि ब्लीडिंग वाला फेज अगर मेरा पित्त वायु वाला है तो उस समय हम लोग कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। अगर हमारा ब्लीडिंग के बाद का जो फेज है वो कफ वाला है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। और अगर हमारा ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज वायु का है, तो हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए खुद से जज कर पाएंगे जब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बीमारियों के ऊपर बात करें तो सबसे पहले एक बेसिक समझ वो बेसिक है कि हमारे जीवन काल को आयुर्वेद ने क्या एक बाल्या जनरली कफ डोमिनेट रहता है। देखते हैं ना बच्चों को बार बार सर्दी खांसी लगती रहती है तो कफ डोमिनेट रहता है नेचुरली। यौवनावस्था में हमारा पित्त बहुत डोमिनेटेड रहता है और इसलिए हमें पित्त के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। जो टीनेजर्स आएंगे उनका एक्नी वेक्नी होने लगेगा, आगे बढ़ के उन लोगों को जब 24 25 30 के होते हैं 35 के होते हैं तो फिर उनके हार्मोनल चेंज और होते हैं, यूट्रस में गायनी के प्रॉब्लम्स और आते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर होना, गैस्ट्रिक अल्सर होना, या फिर डाइजेशन से प्रॉब्लम्स आना, डाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आना, ये सब चीजें पित्त की हैं। और जो वृद्धावस्था है वो वायु का समय होता है, क्षय का समय होता है, डिजेनरेट होने का समय होता है। इसलिए फिर जो टाइट चमड़े थे वो लूज होने लगेंगे, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, हड्डियों की डेंसिटी कमजोर होने लगेगी, हम झुकने लगेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं वायु की अवस्था में। ठीक है, तो ये 3 चीज हमें याद रखना चाहिए कि जो बाल्यावस्था थी कफ की थी, जो मध्यमावस्था है वो पित्त की है और जो वृद्धावस्था है वो वायु की है, क्षय की है। क्योंकि इसके जरिए भी हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से स्टेज में हमारे एज के हमें किस तरह का आहार और विहार करना चाहिए। तो अगर हम लोग स्पेशली गायनी से जुड़ी हुई बातें करें, महिलाओं के रोग से जुड़ी हुई बातें करें, तो हम बाल्यावस्था को छोड़ते हैं, टीनेजर से आते हैं। तो अगर टीनेजर जब हम लोग हो रहे होते हैं, मतलब 13 14 15 16 17 का जो एज है, इस दौरान हमारा जो बाल्यावस्था वाला कफ है वो खत्म हो रहा होता है। ठीक है, बट पूरा खत्म नहीं हुआ रहता है, पित्त आ रहा होता है। तो ये एक स्टेज जो है टीनेजर, ये स्टेज है कफ और पित्त का मिश्रण। ठीक है, तो इस दौरान जो जनरली हमें बीमारियां होती हैं जो टीनेजर्स को, वो एक तो पीरियड नया नया आता है, मेनार्की जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उन लोग क्योंकि कफ और पित्त है, कफ का मतलब रुकावट, भारी, तो उन लोगों का कभी माने शुरुआत में थोड़ा इर्रेगुलर पीरियड होता है, कभी रुक रुक के आता है, कभी बार बार आ जाता है, तो थोड़ा इर्रेगुलरिटी रहती है, एक प्रॉब्लम। दूसरा रहता है क्योंकि रुक रुक के आता है, पीरियड ठीक से फ्लो में नहीं निकल पाता, इसलिए उनको पेन रहता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उनके पिंपल्स पिंपल्स निकलते हैं, जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, पित्त क्योंकि आ रहा है इसलिए, तो पित्त से जुड़े हुए हार्मोन पिंपल्स वगैरह आते हैं। तो एक ये मेनार्की का प्रॉब्लम है। दूसरा है मध्यमावस्था, जहां पे पित्त बहुत डोमिनेटेड रहता है। तो इस दौरान इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया, एमिनोरिया, ये सब होते हैं। मतलब कि या तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो बीच बीच में आ जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, कभी एस्ट्रोजन ज्यादा है, कभी प्रोलैक्टोन ज्यादा है, प्रोलैक्टिन ज्यादा है, कभी टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होते हैं इस एज में। और क्योंकि पित्त बहुत डोमिनेटेड रहता है इस एज में, इसलिए अचानक से बहुत सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है। मतलब फीमेल्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगी है पीरियड के पहले, पीएमएस जिसको कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, बहुत गुस्सा आने लगेगा, हीट से जुड़ा हुआ हेडेक होने लगेगा, माइग्रेन जिसको कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और जब मेनोपॉज आता है, वो तीसरा स्टेज है, मतलब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये हार्मोन सारे शटिंग डाउन होते हैं, माने पित्त अब खत्म हो रहा है और वायु डोमिनेट कर रहा है। तो क्योंकि पित्त खत्म हो रहा है, मेनोपॉजल सिंड्रोम माने प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम इन द इनिशियल स्टेज, वहां पे क्योंकि पित्त पूरा खत्म नहीं हुआ, हो रहा है खत्म, और वायु की एंट्री हो रही है, तो इतना ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन होगा उस टाइम पे, वो महिलाएं अपने आप को अकेला फील करेंगी, हर बात पे रोना आ सकता है, और भी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाएगा, और बॉडी से भी डिजेनरेट करती हैं, इमोशनली भी बहुत वीक होने लगती हैं और लो होने लगती हैं उनके, क्योंकि सारे पित्त जा रहा है। पित्त माने लस्टर, ग्लैमर, ये पित्त होता है। स्किन हमारा भ्राजक पित्त है, तो झुर्रियां पड़ना, स्किन पे डार्कनेस आना, और बोन्स की डेंसिटी कम होने लगना, क्योंकि वायु आ रहा है अब, तो डिजेनरेट करेगा, चमड़े झूलना। ठीक है, और यहाँ पेन होना, वहां पेन होना। ठीक है, ये होने लगता है। और थोड़ा सा प्रोग्रेस होने पे वायु इतना डोमिनेटेड हो जाता है, वायु इतना डोमिनेट कर लेता है कि फिर जो महिलाएं हैं, किसी का यूरिन नहीं रुक रहा है, क्योंकि मसल्स वीक हो गया है, वायु उसमें आ गया है, उसका जो मूवमेंट, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो यूरिन होल्ड नहीं कर पाना, या यूट्रस बच्चादानी का बाहर निकलने लगना। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं गायनी में जनरली।
तो इसीलिए क्योंकि जो मेनार्की है वो कफ और पित्त का समय है, इसलिए एक हार्मोनल चेंज के साथ कफ वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक पीसीओडी वगैरह भी बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि कफ का ही आहार विहार हम लोग उस एज की लड़कियां ज्यादा कर रही हैं अभी, इसलिए अभी पीसीओडी ज्यादा है। ठीक है, जो कफ बढ़ाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूं अगर, तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो सब कफ बढ़ाते हैं, मैदा का बना हुआ चीज कफ बढ़ाता है। ठीक है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, बहुत देर से सोना, बहुत लेट से उठना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, अब तो सब खेल ही खत्म हो गया जो होता था पहले। खो खो था, वो कित कित हुआ करता था, और कबड्डी होती थी, बहुत कुछ होता था, वो सारे खेल ही खत्म हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं रह गया, एक ही खेल रह गया है, मोबाइल गेम। तो फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जहां पे बॉडी में एक्टिविटी कम है वहां कफ बढ़ जाएगा। जहां पे आप भारी खाना खाओगे जो देरी से पचता है, जो स्रोतों का अवरोध करता है, जैसे मैंने भी बताया आपको, मैदा वैदा चीज या मैदे से बना हुआ चीज, तो ये सब कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए उन लोगों में कफ से जुड़ा हुआ सिस्टिक चेंज आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि पित्त का एज उनमें एंट्री कर रहा है, इसलिए हार्मोनल चेंज होता है उनमें और ये सब बीमारियां आती हैं। तो ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। पित्त मिडिल एज में क्या होता है कि शादियां हो गई रहती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए रहते हैं, करियर, घर, इन सब के बैलेंस में वो लोगों का मूड बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उस एज में, और इसीलिए सारे हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियां उस एज में होती हैं, मिडिल एज में। क्योंकि जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी में लिम्बिक सिस्टम भी है और उसी में हार्मोन का हेडक्वार्टर भी है। लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है इमोशन का हेडक्वार्टर, और उसी में हार्मोन का भी हेडक्वार्टर है, तो आपस में जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना हार्मोन बिगड़ेगा, जितना हार्मोन बिगड़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो जितने सब इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब उस एज में आने लगते हैं, प्लस हार्मोन्स बिगड़ते हैं, तो सब पीरियड का इरेगुलर होना और पीरियड से जो हार्मोनल चेंज होकर सब फाइब्रॉइड वगैरह आना, एंड अगेन बैड फूड हैबिट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेम चीज हमारा मेनोपॉज के टाइम पे भी होता है। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, ठीक से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम, योगा, आसना, वॉकिंग अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, और मतलब कफ को और बढ़ा रहे हैं हम लोग, विकृत रूप में कफ को बढ़ा रहे हैं, और ठीक से आहार विहार नहीं कर रहे हैं, तो मेनोपॉज से जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भर के सामने आएंगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं। तो जनरली हम लोगों ने बेसिक्स पे बात कर ली है इसको समझने की, हम इसके उपाय पे आते हैं। तो हमारे पास 3 हथियार हैं। एक है आहार, इसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में त्रिउपास्तंभ, 3 पिलर्स टू प्रोटेक्ट। पहला है आहार, मतलब फूड हैबिट एंड फूड रेजिमेंट्स। दूसरा है विहार, फिजिकल होना चाहिए ये, और तीसरा है औषधि। ठीक है, मतलब मेडिसिन, हर्ब्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स, या आप लोग जो बोल रहे थे जड़ी बूटियां एंड ऑल। ठीक है, तो पहला है आहार पे चर्चा कर ले हम लोग। देखिए, अभी हमें समझ में आ गया कि कौन से आहार कफ को बढ़ाने वाले हैं, जो भी भारी होते हैं, देरी से पचते हैं, जो स्रोतों का अवरोध करते हैं, जो बड़े होते हैं, सब कफ हैं। और जिसमें हीट बहुत ज्यादा होती है जिन आहारों में, जैसे इमली, अचार, आमचूर, प्रोसेस्ड फूड, ये सब जो चीजें होती हैं, ये पित्त को बहुत बढ़ा देती हैं, खराब पित्त को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आहार को जज करेंगे। तो एक सटीक आहार क्या होना चाहिए एक फीमेल के लिए? तो अगर एज वाइज हम लोग बात करें, एज वाइज का मतलब अगर इसी 3 भाग में डिवाइड कर लें, मेनार्की, पोस्टपार्टम मतलब पोस्ट डिलीवरी का जो फेज चलता है, और मेनोपॉज। तो जो भी लड़कियां, बच्चियां जो मेनार्की में आती हैं, उन लोगों में ये पोषक तत्वों का अभाव होने लगता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और पोषक तत्वों का अभाव होने लगता है। इसलिए उन लोगों को 2 चीजें आहार में 2 चीजें जरूर शामिल रखें। एक तो उनको सिखाएं कि जो खराब चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, जैसे मैदे का बना हुआ चीजों को थोड़ा अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जो भी आपका पिज्जा बर्गर होता होगा व्हाटएवर, उन सबको अवॉइड करें। सिखाएं, सिखाने से सब कुछ सीखता है, सबको सब लोगों में चेंज आते हैं। ऐसा नहीं है कि समझाने से चेंज नहीं आता। हर बात में अगर जिद को मान लेंगे आप तो शायद नहीं हो पाए, लेकिन समझाने से समझ में आता है। तो उन चीजों को छुड़वाएं। नंबर 1 है कि उनके आहार में जरूर एक टाइम हरी सब्जियां रखें। हरी सब्जियां का मतलब जो आप लोग सूखा बना देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला होता है। उसमें रस होना चाहिए, थोड़ा स्टीम रखें। ये एक आहार कम से कम उनका होना चाहिए। और सबसे बेस्ट टाइमिंग है रात का भोजन। रात को आप वो हरी सब्जियों को स्टीम किया हुआ ज्यादा करके दें, रोटी भले ही कम दें, क्योंकि अनाज पका हुआ जो है वो कम दें तो अच्छा है किसी भी एज में। तो थोड़ा सा रोटियां भले ही कम दें, बट हरी सब्जियां ज्यादा खिलाएं। और
दोपहर के जब खाना खिलाते हैं तो उस समय उनको हैबिट दिलाएं कि कुछ सलाद खिलाएं उनको रॉ, और साथ में फिर अपना उनका लंच दें। सुबह वाले खाने में उनको नट्स जरूर खिलाएं, खास करके जो बच्चे हैं उनको आप कुछ भी नट्स खिला सकते हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एलमंड हो, वॉलनट हो, काजू हो, बादाम हो, कुछ भी खिला सकते हैं। और साथ में फ्रूट्स खिलाएं सुबह उन लोगों को। और क्योंकि जनरली इनमें आयरन का और कैल्शियम का कमी होने लगता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि हमारा जो रस धातु है उसका उपधातु है आर्तव, जिसका जितना ज्यादा अच्छा रस धातु होगा उतना अच्छा उसका लाइफ रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और उतना अच्छा उनका एजिंग मेंटेन रहेगा। तो इस रस धातु को ठीक ठाक रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए, रस धातु में न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। रस धातु को अच्छा रखने के लिए दो उपाय हैं। एक हमारा अग्नि डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रस धातु तो अग्नि से ही बनेगा, हम जो खाएंगे अच्छी तरीके से पचेगा तभी वो अच्छा रस धातु बनेगा। तो एक तो हमारी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। तो अग्नि को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छे हमारे पास हैं कुछ स्पाइसेस, जैसे जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, मेथी है और सौंफ है। ये 5 को याद रखिए। अगर डोमिनेंसी है वो लोग सौंफ का और जीरे का यूज ज्यादा कर सकते हैं। जिनमें कफ की डोमिनेंसी है वो लोग अजवाइन और मेथी का यूज ज्यादा कर सकते हैं, और जिनमें वायु का है वो लोग मेथी, अजवाइन और जीरा तीनों को मिला के ले सकते हैं। तो इन सबको ज्यादा यूज में लाइए, या तो बॉईल करके पानी में उसका पानी पिलाइए, या फिर भोजन में उसका यूज कीजिए, ऐसे कीजिए। और उन बच्चों को एलमंड 4-5 पीस दूध में बॉईल करके एक बार दिया कीजिए, जिससे उनका सारा पोषण का कमी पूरा होता रहेगा। लगभग सिमिलर बातें हैं मिडिल एज में भी आहार को लेके। मिडिल एज में खास करके उन महिलाओं को जो भी बताया कि फल जरूर रखें, कुछ रॉ सलाद जरूर रखें और वेजिटेबल जरूर रखें रात को। लेकिन इन लोगों को एक बेस्ट फॉर्मूला दे रहा हूं कि दूध के साथ 2 अंजीर बॉईल करें मंद अग्नि पे। याद रखिएगा अग्नि जो आंच है वो कम होनी चाहिए, और लगभग 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक उसको बॉईल कीजिए। उसके बाद उसको छान सकती हैं, बिना छाने भी ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रस धातु बनता है और बहुत अच्छा रक्त धातु बनता है। तो रस धातु और रक्त धातु अच्छा बनेगा तो हर चीज लगभग बैलेंस रहेगी उसमें आपकी। और सप्ताह में 2 दिन दोपहर को या 4 बजे शाम को बार्ली का पतला पानी पीने का हैबिट डालिए। ठीक है, जो लोग मोटे लोग हैं उनके लिए जौ का सत्तू बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो जो मोटे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है जिनको, और इस तरह का तकलीफ है, उनके लिए जौ का सत्तू, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा ये पीस के डाल लीजिए, थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर रख लीजिए, और उसको थोड़े से पानी में बिल्कुल शुगर वाले लोग अंजीर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा डाल के उसको आप सुबह नाश्ते में फ्रूट्स के बाद आप ले सकते हैं। तो और उस समय फिर पका हुआ भोजन मत कीजिए। नट्स लिए ही आप ऑलरेडी, फ्रूट्स लिए हैं, और जौ का सत्तू ले लिया, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, वैल्शियम, मैग्नीशियम सारा उसमें भरा पड़ा है। जब मेथी डाल दी तो और भी सब कुछ उसमें आ गया। तो आपका न्यूट्रिशन में कहीं कमी नहीं आएगा। बस आपको दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि मैं तो रोज रोटी खाती थी अब नहीं खा रही हूँ, क्योंकि पेट आपका भरेगा, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा, वेट भी लॉस होगा, हड्डियों को भी ताकत मिलेगा, सब कुछ रहेगा। दोपहर को आप सलाद खाएं, फिर लंच खाएं, उसके बाद आप जो कुछ भी थोड़ा गैप देके 3-4 बजे तक एक, आप चाहे तो 1 घंटे के बाद छाछ ले लीजिए, और 4 बजे के आसपास आप बार्ली का पानी ले लीजिए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन ले लीजिए। ठीक है। और जो लोग मेनोपॉज में जा रहे हैं उनको बहुत जरूरी है बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन रखने का। तो इनके लिए जो भी फ्रूट्स जो वायु का शमन करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं, अच्छा वाला कफ बढ़ाते हैं, उनको वो इंक्लूड करके रखना चाहिए। जैसे छोटे वाला केला वो जरूर खाएं, अंगूर और अनार का सेवन जरूर करें फलों में, कि कम से कम ये फल जरूर खाएं वो लोग। अंजीर और बादाम दोनों को एक साथ बॉईल करके दूध में लें। दूध देसी गाय का ही होना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है ये चीज। और इस तरीके से वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद विहार की बात करेंगे अगर, तो विहार बहुत जरूरी है हमारा, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले जो चीज है, सुबह उठने के बाद कबल या गंडूस जरूर करें। कबल गंडूस का अभी अंग्रेजी में ट्रांसलेट जो किया है लोग, और बहुत पॉपुलर कर दिया लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, अमेरिका ने, इसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। तो ऑयल पुलिंग जरूर करें मुंह में उसको रख के, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि मुंह के हाइजीन को ठीक रखता है, मुंह में तेल को लेके 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड करना है, हिलाना है और फिर फेंक देना है। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, बट हजारों साल से बोला आ रहा है, इसको बोलते हैं कबल या गंडूश धारण करना। तो
आप इसमें भी वायु पित्त कफ कर सकते हैं। जैसे जो लोग पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो नारियल के तेल को होल्ड करें, जो वायु वाले लोग हैं वो तिल के तेल को होल्ड करें, जो कफ वाले लोग हैं वो सरसों के तेल को होल्ड करें। लेकिन ये होल्ड करके फेंकने से उनका पूरा बॉडी डिटॉक्स होता है। इससे एंटी एजिंग है, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे, आंखों की रोशनी अच्छी होगी, दांत मसूड़े सब कुछ अच्छे रहते हैं। ठीक है, और कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, रोज करें तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम 1 दिन या 2 दिन सब लोग आदत डालिए कि आप लोगों को स्व अभ्यंग करना है, खुद से खुद की मालिश करनी है। हल्के हाथों से 5 मिनट के लिए करना है, लेकिन करना है। कम से कम नहीं हो पा रहा सप्ताह में 1 दिन कीजिए, लेकिन कीजिए। इससे आपकी ना सिर्फ स्किन अच्छा रहेगा, बल्कि आपकी हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, हार्मोन सारे बैलेंस रहेंगे, एक ओवरऑल वेलबींग आता है। बहुत अच्छा चीज है स्व अभ्यंग। ठीक है, हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व होंगे। इसमें भी वायु पित्त कफ कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कफ वाले लोग सरसों का तेल लगा सकते हैं, पित्त वाले लोग नारियल का तेल लगा सकते हैं, और वायु वाले लोग तिल का तेल लगा सकते हैं। और भी अच्छा रिजल्ट देता अगर आप इस तेल को लगा के अपने आप को अगर थोड़ा धूप दे पा रहे हैं, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तक के लिए या 8 मिनट तक के लिए कम से कम अपने आप को थोड़ा धूप दे सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड में आपने देखा जिन लोगों ने विटामिन सी खाया या जिंकोविट खाया, क्या उनको कोविड नहीं हुआ? दिल पे हाथ रख के पूछिएगा या पता करिएगा, सबको हुआ कोविड। कोविड सिर्फ उनको नहीं हुआ या होके निकल गया और पता भी नहीं चला, जो लोग सब्जी बेचते हैं, जो गार्बेज साफ करते हैं, जो दूध लाते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, सिर्फ उनको एकमात्र हुआ कि नहीं हुआ पता भी नहीं चला। किसको हुआ और पता भी चला और हालत भी खराब हो गई, गुजर भी गए, वो लोग जो घर के अंदर एसी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, दुनिया भर का विटामिन का टैबलेट खा रहे हैं बाहर से, उन लोगों को हुआ। ठीक है, कारण ये है कि उनका एक तो अग्नि ठीक नहीं है, तो वो रस धातु बनेगा कहां से? आप कितना भी विटामिन सी डाल लो, कितना भी जिंकोविट डालो, वो अगर ठीक तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम रस धातु कभी नहीं बन सकता ढंग का। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो है, सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स जो है, वो है सन। ठीक है, किसी चिड़िया को हुआ? नहीं हुआ। तो किसी एनिमल को हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सन के कांटेक्ट में है ये लोग। ये सब्जी वाले हों, गार्बेज वाले हों, वेंडर्स हों, रिक्शा पुलिंग वाला हो, ये सब सन के अंडर में थे, उसके छत्र छाया में थे। तो सन को लीजिए, सन को एक्सेप्ट कीजिए, किसी भी तरह का मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि टैनिंग आ जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, पता नहीं क्या फलान ढकान। आज तक आपने सुना है किसी कुत्ते को स्किन कैंसर हो गया, किसी भैंस को, किसी गाय को स्किन कैंसर हो गया? हम ही लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सन को लीजिए, सन को बहाना बनाइए अपने साथ दोस्ती करने का। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता सन को लेने का, कभी भी आप सन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोपहर में बहुत टॉप लेवल पे हीट होती है, इसलिए थोड़ा सा कम देरी तक सन को लिया जा सकता है, बट लिया जा सकता है और जल्दी काम करता है, ज्यादा काम करता है। जरूरी नहीं कि भोर में उठ के ही लेना है, कभी भी ले सकते हैं, बट लीजिए। लेकिन अगर आप तेल लगा के ले रहे हैं तो उसका पावर और 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। पूरे हड्डियों में, मसल्स में पूरा विटामिन डी सिंथेसिस होता है। और अगर तेल लगा के ले रहे हैं तो याद, मैं आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करके डेटा दे दे रहा हूं आपको। 45 डेज का, अगर आप महीने में सिर्फ 2 दिन सन लेते हैं तेल लगा के, तो 45 दिन का विटामिन डी आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। खाली विटामिन से ही पत्ते क्लोरोफिल बनाते हैं, आपको मालूम है? और क्लोरोफिल की सहायता से वो लोग अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्लोरोफिल जो बनता है, इसमें दुनिया भर का ऑक्सीजन होता है, कहीं भी इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये सन से आता है। सन है आपका नियंता, प्रणेता, सब कुछ। तो सन के करीब जाइए, प्रकृति के करीब जाइए, इसको अपनाइए। जितना दूर भागेंगे उतना डिपेंडेंसी आएगी। ये आज आपको लग रहा है कोरोना आया है, क्या इस तरह का मिलता जुलता इससे पहले कभी नहीं आया? हर बार एक नया कुछ आएगा, उसका एक नया नाम होगा। तो क्यों ना मिलके ऐसा कुछ किया जाए कि नया नाम कितना भी आता रहे, हम पे इफेक्ट नहीं पड़े और इम्पैक्ट नहीं पड़े। आपने देखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि जो कोरोना हुआ, ये भारत सबसे हाई डेंसिटी का देश है। सबसे हाई डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग इसी देश में रहते हैं पूरे विश्व में। फिर भी भारत में सबसे कम डेथ हुआ और अभी का रेट ऑफ कोरोना होना सबसे कम में है। इससे ऊपर अमेरिका है, इससे ऊपर ब्रिटेन है। ठीक है, मतलब उन लोगों में ज्यादा हो रही है और ज्यादा लोग मरे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप जैसे कुछ देवियां उस जागरूकता अभियान में है कि नेचुरल चीजों को अपनाया जाए। यहाँ का देश अभी भी आयुर्वेद को वो उस तरीके से लेता है, और वो चाहे काढ़े के तौर पे हो, चाहे मोदी जी का बात सुन के हो, चाहे बाबा रामदेव जी का बात सुन के हो। हम लोग तो तुच्छ लोग हैं, लेकिन इन लोगों की बात सुन के भी लोगों ने कुछ ना कुछ अपनाया।
इसकी वजह से डेथ रेट सबसे कम रहा यहाँ पे और सबसे कम लोग मरे इसी की वजह से। रिकवरी रेट बहुत ज्यादा थी इसी की वजह से। अभी अगर आंख नहीं खुलेगा तो अब कभी नहीं खुलेगा। ये हाई टाइम था, ये कोरोना काल, जिसने आंखें खोल दी प्रकृति की तरफ, जिसने इतना लाइमलाइट में फिर से ला दिया, क्योंकि यही सनातन सत्य है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। 5000 साल पुराना है, तब भी था, कल भी था, सिर्फ जड़ी बूटी के नाम पे, आज है साइंटिफिक बेसिस के नाम पे, कल सरिश करेगा इतिहास के नाम पे, इतिहास बना के। तो ये कभी नहीं जाने वाला। भले ही कुछ दो चार इंटेलेक्चुअल लोग आ जाएं जो आधे ज्ञान लेके इसके बारे में कुछ भी ज्ञान मार दें, लेकिन ये हमेशा फ्लरिश करता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य होता है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, अपनाने में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आयुर्वेद में है। अगर आप खा भी रहे हैं तो आयुर्वेद में है, तो बोल नहीं सकते कि मैं सिर्फ इसी पैथी को मानता हूं, इसको नहीं मानता। इम्पॉसिबल है। आपके किसी डेविडसन या हैरिसन में नहीं लिखा हुआ है कि आपको ब्रश करना है उठ के, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, या नहाना है आपको, या आपको इस टाइम पे खाना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। आज आप लोग भले ही बात कर सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बारे में, उसके बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये तब से था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको अपनाना ही पड़ेगा अपने लाइफ में, तभी जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे और डर को निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को नहीं हुआ और हम जैसे लोगों को हुआ, जो लोग घर में बैठे हुए रहे, खाली जिंको और विटामिन सी पर डिपेंडेंट रहे। क्यों नहीं हुआ उनको, ये सोचने की बात थी। सन के करीब जाइए, हवा, फ्रेश हवा के करीब जाइए। ओवरऑल ऑरा डिटॉक्सिफाई करता है एयर। मुझे पता नहीं इसमें अगर कोई प्राणिक हीलिंग वाला हो, एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं, इतना सारा सिस्टम है आपको हेरिटेज में मिला हुआ, मर्म चिकित्सा। अपनाइए इन लोगों को और स्वस्थ रहिए, बीमार पड़ने से रोकिए अपने आप को। तो इस तरीके से हम लोग अपने विहार को, बहुत सारे योगा हैं, जितने भी गायनी के प्रॉब्लम है, अगर नहीं आए हैं और आप रेगुलर बेसिस पे उज्जयी बंद करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उद्गीत करते हैं, धनुरासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, उष्टासन करते हैं, मालासन करते हैं, आयुर्वेदा एंड योगा आर ट्विन सिस्टर्स, दे वॉक टुगेदर। अभी नहीं है, अभी अलग है ही नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों को अपना, ये जो मैंने बोला, वज्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मालासन, आसन आपके पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। आपको पता है पहले के जमाने में क्यों सिस्ट नहीं होते थे? डॉक्टर साहब आपकी आवाज चली गई है। तो आपको पता है कि पहले के जमाने में, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। पहले के जमाने में आपकी दादी लोगों को, आपने सुना था कि दादियों को सिस्ट होता था, दादियों को दुनिया भर के सिस्ट होते रहते थे, दादियों को फाइब्रॉइड होते थे। ऐसा नहीं होता था, इसलिए क्योंकि ऐसा वो लोग कुछ एक्सरसाइज करते थे जो जाता होता था, जिससे वो गेहूं और धान पीसा जाता था, ऐसे लगे वो लोग कूदते थे। दे वर द बेस्ट, इट इज प्रूव्ड इन यूएस एंड यूके, ये उस समय के बेस्ट एक्सरसाइज थे फॉर गायनी प्रॉब्लम्स। 10-10, 12-12 बच्चे हो जाते थे, कोई हैंडपंप के पास हो जाते थे, कोई जाता के पास हो जाते थे, कोई किचन के पास हो जाते थे बच्चे, बट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, एंड दे ऑल वर वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। हाँ, ये क्यों होता था? और आपका आज एक डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप जाता और वो तो नहीं कर सकते, छोड़ दो, बट ढंग एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं आप। एवरीथिंग हैज टू बी वेल सोफिस्टिकेटेड। आपके पास पैसा है, आप पहले से प्लान बुक करोगे, दिस इज द बेस्ट डॉक्टर, वो एक मस्त बड़े से एसी रूम में पर्सनली मेरा ट्रीट करेगी और मेरे को एकदम प्री प्लान करके मैं ज्योतिष से निकलवाऊंगी, मेरा ये डेट होगा, इस दिन अक्षय तृतीया पड़ेगा और उस दिन मैं अपना बच्चा डिलीवर कराऊंगी। इज इट पॉसिबल? यूज योर कॉमन सेंस पर्सन, कि आप जहां पे इंटेंशनली फोर्सफुली अगेंस्ट नेचर अपने बच्चे को पैदा करवा रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन, उस पर वो कोई ज्योतिष लागू होगा? नहीं होगा। हेलो, आपका हैंग हो गया शायद डॉक्टर साहब।
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। तो वो जो अक्षय तृतीया अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाके बच्चे को सिजेरियन सेक्शन से निकालती हैं तो आप पे ज्योतिष विद्या लागू होगी या नहीं होगी? प्रकृति ने नहीं निकाला उसको। तो एनीवेज उस टाइम पे नहीं था क्योंकि ये सब चीजें थी। आखिरी पड़ाव पे आते हैं औषधि। बहुत ज्यादा औषधियां, मैं दवाइयों का नाम तो नहीं बोल सकता ऐसे, ठीक है, रैंडमली, बट मैं एक बेसिक बात बता सकता हूँ जो सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। शतावरी एक ऐसा पौधा है जिसका नाम आप सबको याद रखना है यार, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। शतावरी, अश्वगंधा और यष्टि मधु, इन 3 पौधों का नाम हमेशा याद रखिएगा। में है या पोस्ट मेनोपोज है, वो इनका एक मिश्रण बनाइए। 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम शतावरी, 500 मिलीग्राम यष्टि मधु और थोड़ा सा मिश्री मिला के रख लीजिए। शतावरी जो है अदर सेंस में मत लीजिएगा, महत्व तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। शतवरी जो 100 हस्बैंड रख ले, मतलब इतनी पावरफुल। अगर केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें दुनिया भर के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल ऑरिजिन में मिलते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। दुनिया भर का उसमें कैल्शियम है, ठीक है। तो आपके बोन्स को, पीरियड चला गया, स्किन झुर्रियां हो रही हैं, हड्डियां खराब हो रही हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, ये सबको बैलेंस रख देगा ये शतावरी। अश्वगंधा जो है इसमें प्रोजेस्टेरॉन मिलता है, ये मूड को बहुत अच्छा रखता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, बोन्स को अच्छा रखता है, इमेंस स्ट्रेंथ देता है, मेंटल पावर बढ़ाता है। यष्टि मधु में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलते हैं, एसिडिटी नहीं होने देता है, ब्लोटिंग नहीं होने देता है। तो इन सब का मिश्रण आप अश्वगंधा, यष्टि मधु और शतावरी, इसका एक मिश्रण बना के रखिए, इसको खिलाइए और खाइए। के सबको दे सकती हैं। शतावरी का टैबलेट भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, झंडू का आता है, वैद्यनाथ का आता है, हिमालय का आता है। अगर कोई शतावरी अपने मिडिल एज में और टीनेजर में खाता है तो भी जितने भी लगभग गायनी के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां तक छोड़ता हूं, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है तो पूछिए। किसी को भी कुछ पूछना है तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से किसी को भी